कोट पन्ना घसीटता हुए उसे गांव के पंचायत तक लाता है, वेयर शी अंडरटेक्स स्नेक ओर्डील, जहां पर वह सर्प परीक्षा देती है सक्सेसफुली। शी इज डिक्लेयर्ड अ गॉडेस, उसको मान लिया जाता है, एंड शी गेट्स एवरीथिंग, और उसको फिर सब कुछ मिलता है, डिवोटेड हस्बैंड, अ हैप्पी लाइफ, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, और एक मेड भी मिलती है ना, एंड व्हाट नॉट। An important feature of an epic theater is, epic theater का एक important feature है use of folk tales, लोक कथा का प्रयोग करना, मिथ का प्रयोग करना। The play also uses a non-naturalistic technique of traditional Indian theater. इस नाटक में नॉन नेचुरलिस्टिक टेक्निक ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर भी इस्तेमाल होता है। अब ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर की क्या टेक्निक्स है? अगर आप लोगों ने गांव में कोई नौटंकी देखी होगी, मुझको नहीं लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा, और झारखंड में इस प्रकार की संस्कृति है भी नहीं। ये संस्कृति है बंगाल में और बिहार में, और बिहार में भी पार गंगा जिसको बोलते हैं हम लोग, उस क्षेत्र में ये नौटंकी, यूपी में है इस नौटंकी का। तो जो ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है, रामलीला देखे होंगे, तो रामलीला भी उसी ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर का ही स्वरूप है। रामलीला या कृष्ण लीला आपने देखा होगा। तो ये जो हम लोगों का नाटक चलता है, बस उसी टेक्निक पर चलता है कि स्टेज पर हारमोनियम और तबला ढोलक लेकर के बैठ गया, गीत गाने वाला बैठ गया, बीच बीच में आपको समझा रहा है कि अब राम और भरत का मिलाप होगा, दोनों भाई आपस में मिलेंगे, इस तरह की बातें होती है। तो वही टेक्निक का इसमें भी इस्तेमाल किया गया। The central character of the play is not a human being. Central character जो है वह इंसान नहीं है, कोबरा है। The use of the character of cobra serves several purposes. कोबरा के कैरेक्टर इस्तेमाल करने का कई मकसद है। One of the most important purposes is upholding the traditional values and questioning the values simultaneously. कोबरा का कैरेक्टर इस्तेमाल करने का दो मकसद है। एक तो अपनी परंपरागत मूल्यों को कायम रखना। कैसे? कि स्नेक जो है, कोबरा जो है, वह गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, और उसकी पूजा करेंगे। अगर उसको दूध चढ़ाएंगे और कोबरा प्रसन्न हो जाएगा तो वह हमें संतान के लिए ब्लेस करेगा। तो ये ट्रेडिशनल वैल्यूज है। और क्वेश्चनिंग द वैल्यूज साइमल्टेनियसली, और वह पारंपरिक मूल्यों को भी क्वेश्चन कर रहा है कि अगर पति से सुख नहीं मिल रहा है तो अन्यत्र कहीं पर स्त्री सुख पाने की कोशिश कर सकती है। तो दोनों बातें ये कर रहा है, पारंपरिक मूल्य की भी बात करता है और पारंपरिक मूल्य को चैलेंज करने की भी बात करता है। ब्रेख्ट्स एपिक थिएटर मेक्स अ सटल यूज ऑफ द नैरेटर। इस नाटक में नैरेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। कौन है नैरेटर? Story. The narrator plays the dual role of analyzing the actions and also comments on them. Narrator जो है किसी एक्शन को एनालाइज भी कर रही है। नैरेटर इनफैक्ट दोनों है, स्टोरी भी है और मैन भी है। तो नैरेटर दोनों रोल कर रहा है, किसी भी एक्शन के बारे में अपनी राय बतला रहा है और साथ ही साथ उस एक्शन को एनालाइज भी करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन नागमंडल, then this narrator plays the role of a character also. नागमंडल में ये नैरेटर एक रोल भी कर रहा है। He is introduced to us in the prologue, और उससे हम लोगों की मुलाकात प्रोलॉग में ही हो गई थी। कौन? मैन और स्टोरी दोनों। We find him sitting in the morose position. वह मुंह लटका करके बैठा हुआ है मंदिर में, and deliberating on the curse which can lead to his death. और उस अभिशाप पर चिंतन कर रहा है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। Curse means अभिशाप, morose मतलब उदास। The narrator plays a very crucial role towards the end of the play. यह नैरेटर बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाटक के अंत में।
When he helps a story in inventing multiple endings, जब इसने स्टोरी की मदद की उसको तीन तरह के एंड बतलाने के लिए, उसी ने कहा था कि ये एंड जो है उचित नहीं है और अभी सुबह नहीं हुई है, तो तुम मुझे एंड बदल करके सुनाओ। तो इसी नैरेटर ने मदद किया था। ऐसे नैरेटर में स्टोरी भी आएगी। कोरस एंड म्यूजिक आर अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एपिक ड्रामा। ये भी एपिक ड्रामा के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। These features have been used abundantly in the play. Abundantly मतलब ढेर सारी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया गया है, कोरस का और म्यूजिक का। In नागमंडल all the songs have been sung by the flames. नागमंडल में सारे के सारे गीत गाए गए हैं फ्लेम्स के द्वारा, which have been used as metaphors for the women of village who usually gather at some lonely place to exchange their tales. और ये फ्लेम्स जो हैं वास्तव में मेटाफर्स हैं, वास्तव में सिंबल्स हैं उन ग्रामीण महिलाओं के जो अपना काम समाप्त करके, घर का काम समाप्त करके पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाती हैं, या किसी मंदिर में इकट्ठा हो जाती हैं, या किसी विशालकाय पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और एक दूसरे के घरों की बातों को करते हैं कि मेरे घर में तो ऐसा हुआ, उसकी बहू तो ऐसा की, उसका बेटा उसके साथ भाग गया। तो इस प्रकार की चर्चाएं चलती है और ये फ्लेम्स भी इसी प्रकार की चर्चाएं कर रही थी कि मुझको आने में देर क्यों हुआ, वो जल्दी क्यों आ गई, उसके घर में तो खुशी का तेल जलता है, मेरे घर में तो नारियल का तेल जलता है, मूंगफली का तेल जलता है, इत्यादि। The entry of the story refers to the arrival of a new storyteller in the group. और इस स्टोरी का आगमन वैसा ही है मानो कि गांव में कोई नई महिला आई हो। अब गांव की 20 महिलाएं या 15 महिलाएं डेली बरगद के नीचे बैठ करके इसी प्रकार की चर्चाएं करती है और किसी की बहू जो बंबई में रहती है वह गांव आई 4 दिन के लिए, तो वह कैसी कथा सुनाएगी? कोई नई कथा सुनाएगी या नहीं? मुंबई में क्या होता है ये कथा सुनाएगी? तो स्टोरी जो है बस वैसी ही नई बहू है गांव की जो नई कथा सुनाती है इन लोगों। These storytellers analyze, observe and narrate their stories in this way. These storytellers, ये सारी महिलाएं जो फ्लेम्स हैं कहानियों को एनालाइज करती हैं, देखती हैं, बताती हैं और इस प्रकार से they help the simple ignorant audience, वह अनजान लोगों को अपने व्यू पॉइंट से या प्लेराइट के व्यू पॉइंट से अवगत कराती। इसकी बहू सास के साथ बदतमीजी करती है, यह जानकारी गांव के तमाम पुरुषों को होती है। तो ये कैसे होती है? क्योंकि उस बहू की चर्चा बरगद के पेड़ के नीचे गांव की अन्य महिलाएं करती है। वे महिलाएं फिर जाकर के अपने पति को बतलाती हैं और पति फिर किसको बतलाते हैं? अपने दोस्तों को बतलाते हैं और इस प्रकार से बहू दुष्ट है तो पूरे गांव में इसकी चर्चा हो जाती है। किसी के बेटे ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया है मुंबई में तो पूरे गांव को इसकी सूचना हो जाती है। तो बस यही एक तरीका है। और वही मुंबई वाली अंतरजातीय विवाह वाली बहू अगर गांव में आती है कभी, तो फिर वो स्टोरी है, वो नई किस्म की कथा सुनाती है। द यूज ऑफ द टेक्निक ऑफ लीनियर नैरेशन, लीनियर नैरेशन की जो टेक्निक है इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एपिक ड्रामा। ये एपिक ड्रामा का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लीनियर नैरेशन मीन्स समानांतर एक कथा चलते रहती है। दिस टेक्निक हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड इन नागमंडल। नागमंडल में इस टेक्निक का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कुरदवा प्लेस, कुरदवा की स्पेलिंग देखो तो ठीक है कि गलत है? डब्ल्यू आता है या वी आता है कुरदवा में? भी आता है। ठीक है, चलो ठीक लिखा हुआ है। कुरदवा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड। इस मसले में कुरदवा ने बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
She is the linking thread in all the loosely connected episodes of the play. वह लिंकिंग थ्रेड है, वह तमाम छोटे छोटे एपिसोड्स जो नाटक में हैं उसको लिंक करती है। अगर कुरदवा नहीं होती तो फिर लव रूट वाली कथा नहीं चलती, नागा की कथा ही नहीं थी। अगर कुरदवा ने जड़ी बूटी ला करके नहीं दी होती रानी को, तो क्या नागा को प्रेम हो जाता रानी से? No, sir. No, sir. एपिसोड्स को वो लिंक करती है। वी इवन फाइंड हर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले। नाटक के अंत में भी वो आती है। कहां पर? एक बार तो आती है जब स्नेक ओर्डील चल रहा है उस समय, और दूसरी बार आती है जब अपन्ना पत्नी के बगल में सोया हुआ है और अचानक जाग जाता है। उसे आवाज सुनाई दिया कि कोई पुकार रहा है, शायद उसकी मां पुकार रही है, अपन्ना अपन्ना। लेकिन वास्तव में कौन पुकार रहा था? कुरदवा पुकार रही थी। किसका नाम ले रही थी? अपने पुत्र कपन्ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ ऑडियो ऑफ करो। किसका ऑडियो ऑन है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट device of an epic theater is the reaction against Aristotle's theater of illusion. एपिक थिएटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह एरिस्टोटल के नाटक के सर्वथा उलट है। अब एरिस्टोटल का नाटक क्या बोलता है? एरिस्टोटल बोलता है that drama is the true representation of life on stage. ड्रामा, स्टेज पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह जिंदगी का सही सही चित्रण है। ये एरिस्टोटल बोलता है। और एपिक थिएटर क्या बोलता है कि स्टेज पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह भ्रम मात्र है। In a traditional theater, the audience knows that the play is the true representation of life on the stage. ट्रेडिशनल थिएटर में हमें पता चलता है कि ऑडियंस जानता है कि नाटक जो भी दिखलाया जा रहा है वह बिल्कुल सही है। यही हमारे जीवन में होता है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वैसा ही हमारे जीवन में होता है। And is watching only an illusion of reality. वह समझता है कि स्टेज पर जो कुछ भी देख रहा है वह वास्तविक जीवन का चित्रण है। He accepts the play and the events with a sense of willing suspension of disbelief. स्टेज पर जो कुछ भी हो रहा है उसको दर्शक स्वीकार कर लेता है। थोड़ा सा उसमें दुविधा का भाव रहता है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ उसको बोलते हैं। थोड़ा सा दुविधा का भाव रहता है, लेकिन स्टेज पर जो घटित हो रहा है उसको स्वीकार कर लेता है। बट ब्रेक्ट ब्लाट्स these classical concepts in his theory. लेकिन ब्रेक्ट जो है बोलता है कि ना, ये सब बेकार की बातें हैं और जो स्टेज पर दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं होता है। तो कौन सा सही आपको लगता है? एरिस्टोटल की थियरी सही लगती है या ब्रेक्ट की थियरी सही लगती है? एरिस्टोटल की सर। एरिस्टोटल की थियरी सही लगती है। तो जब आप ब्रेक्ट की जब आप घर से निकलिएगा तो जिस प्रकार से फिल्मों में हीरो हीरोइन को छेड़ता है, आप अपने गांव की लड़की को छेड़ करके देख लीजिएगा। अगर आपकी ठुकाई की गांव वालों ने तो ब्रेक्ट की थियरी सही है, और गांव वाले ने कोई ठुकाई नहीं की, हंस दिया या आपकी मदद की कि हाँ और छेड़ो इस लड़की को, तो आप समझ जाइएगा कि एरिस्टोटल की थियरी ठीक है। कौन वाला ठीक है? क्या लगता है? कौन वाला सर? ब्रेक्ट वाला। ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर ज्ञान हो जाता है इसी से, ठीक है। एरिस्टोटल का भी तो सही। On the whole, the play नागमंडल shows Brecht's influence. नागमंडल पर ब्रेक्ट का इन्फ्लुएंस स्पष्ट रूप से नजर आता है। गिरीश कर्नाड पर जब वो नाटक लिख रहा था तो ब्रेक्ट का इन्फ्लुएंस नजर आता है। इवन कर्नाड कन्फेसेस इट। कर्नाड इस बात को स्वीकार भी करता है। वो बोलता है
And it must be admitted that Brecht's influence received mainly through his writings. मुझ पर ब्रेक्ट का प्रभाव है और यह प्रभाव उसकी किताबों को पढ़ करके went some way in making us realize what could be done with a design of traditional theater. ब्रेक्ट ने हमें बताया कि क्या किया जा सकता है ट्रेडिशनल थिएटर के साथ एक्सपेरिमेंट करके। बीच में डॉट्स दिया हुआ है तो वो डॉट्स को वैसा ही रहने दीजिएगा। 3 ही डॉट्स होता है, 3 डॉट्स से अधिक नहीं होता है, तो उसको वैसे ही रखें। ये 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, स्केच द कैरेक्टर ऑफ नागा। स्केच द कैरेक्टर ऑफ नागा। स्लैश कीजिए। रोल प्लेड बाय नागा। रोल प्लेड बाय नागा। फिर स्लैश कीजिए। नागा as the protagonist. Naga as the protagonist. P-R-O T-A-G-O-N-I-S-T. ठीक है। पहला पैराग्राफ वैसा का वैसा होगा और हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे पैराग्राफ से। तो कल तक का मटेरियल हम लोगों के पास है या नहीं है? यस सर है। तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि आगे फिर क्या कर सकते हैं। 3 आंसर हम लोगों के पास बचा हुआ है, शायद 3 आंसर बचा हुआ है। तो कल तक का तो मटेरियल है हम लोगों के पास, फिर आगे देखते हैं क्या पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।